हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ राजपूत्स। ओरिजिन ऑफ राजपूत मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सिर्फ राजस्थान की हिस्ट्री के लिए नहीं, बल्कि पूरे इंडिया की हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महाराणा प्रताप, राणा संग्राम और पृथ्वीराज चौहान जी जैसे नाम तो आपने सुने ही होंगे। हम इनके इनकी बहादुरी के किस्से हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पर एक बात बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित ये है कि आज तक इनके ओरिजिन के ऊपर स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं। आज तक ये पूरा क्लियर नहीं है कि ओरिजिन्स क्या था राजपूत का। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज दी गई है। कुछ कहते हैं कि ये बाहर से आए हुए फॉरनर्स थे, तो कुछ कहते हैं कि नहीं, ये इंडिजिनस वैदिक आर्यंस थे। वहीं पे कुछ थ्योरीज का बिलीव ये है कि ये अग्निकुल थ्योरी से रिलेटेड है, और राजपूत का आना, राजपूत का उत्पन्न होना। वहीं पे कुछ रिसेंट रिसर्चेज है बीडी चट्टोपाध्याय जैसे फेमस हिस्टोरियंस के द्वारा, जो कि ओरिजिन ऑफ राजपूत जैसे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से हमारी नजरों में पेश करती है। इसी के साथ साथ इस पूरे वीडियो के अंदर हम यही सब बात करने वाले हैं कि क्या क्या थ्योरीज रही है राजपूत के ओरिजिन्स को लेकर, जिसके अंदर हमारा मेन फोकस रहेगा बीडी चट्टोपाध्याय जी की थ्योरी के ऊपर कि उनकी क्या रिसेंट रिसर्चेज रही है, उनका क्या कहना है इस विषय के ऊपर। इसी के साथ साथ बिना किसी देरी के चलते हैं आगे हमारी वीडियो शुरू करते हुए। तो आज के वीडियो के नाम ये सब चीज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप इस मैप के ऊपर नजर डालें तो ये 11th सेंचुरी का इंडियन मैप है, और इसके अंदर हमें कुछ राजपूत किंगडम्स दिखाई दे रहे हैं बहुत इजीली, जैसे कि चौहान्स, जिनको चहमान्स ऑफ अजमेर और फिर बाद में दिल्ली कहा जाने लगा, परमार्स ऑफ मालवा, सोलंकी सोलंकी राजपूत जो कि गुजरात के रूल किया करते थे, भीमदेव सोलंकी हो गए जो हमारे, और भी ऐसे बहुत सारे राजा है। भीमदेव सोलंकी की वाइफ रानी उदयमती, जिन्होंने रानी की वाव बनवाई है पाटन के अंदर, पाटन अनिलवाड़ा जो इनकी राजधानी थी एक टाइम पे। तोमर ऑफ दिल्ली, जिनको चौहान्स ने बाद में डिफीट किया और ये जो लालकोट वाला एरिया है वो अपने अंडर में किया। गढ़वाल्स ऑफ वाराणसी, बहुत ही ज्यादा फेमस राजपूत में से एक है, ईस्टर्न 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 यूपी की तरफ। इसी के साथ साथ प्रतिहार और चंदेल, चंदेल ऑफ बुंदेलखंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राजपूत किंगडम्स में से एक है। तो ये कुछ ऐसे राजपूत किंगडम्स है जो उस टाइम पे एग्जिस्ट किया करते थे, उसका मैप मैंने लगाया। तो इसके साथ चलते हैं आगे की तरफ कि हम किसके ना पढ़ने के वाले, क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम इंट्रोडक्शन के साथ कि राजपूत कौन थे, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्यों इनका ओरिजिन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हम बात करेंगे इनकी 5 इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में जो अलग अलग दी गई है, जिसके सबसे पहले हमारी फॉरेन ओरिजिन थ्योरी। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिजिनस ओरिजिन थ्योरी की, और फिर हम चलेंगे लूनार और सोलर ओरिजिन थ्योरी की तरफ, और एंड में और बाद में हम बात करेंगे सेकंड लास्ट के अंदर हम बात करेंगे अग्निकुल थ्योरी की। इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, इस पूरी वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बीडी चट्टोपाध्याय जी की रिसेंट रिसर्चेस क्या कहती है ओरिजिन ऑफ राजपूत को लेकर, और एंड में हम इसे कंक्लूड करेंगे विद आवर कंक्लूजन। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ इंट्रोडक्शन की तरफ। कर रहे थे कि इवन राजपूत स्टेट्स मुगल रूल के बाद भी एग्जिस्ट करते हैं कुछ, जैसे कि परमार्स ऑफ मालवा हो गए, कन्नौज या राठौड़ हो गए मारवाड़ के, और इसी के साथ साथ गुइलाज ऑफ मेवाड़ हो गए। ये लोग तब मुस्लिम, ये जो मुस्लिम रूलर्स थे, इन्होंने अपने रूल्स स्टैब्लिश कर लेते, उसके बाद भी ये एग्जिस्ट करते थे राजपूत स्टेट्स। इसकी वजह से इन्हें राजपूत को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। राजपूत एज जानी जाती है भाई, 500 साल बहुत होते हैं 7 से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में। इसकी वजह से राजपूत का अच्छा खासा डोमिनेंस रहा है, एंड दे वर द वन ऑफ द मेजर रूलर्स ऑफ इंडिया उस टाइम पे, इस अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड के अंदर। वो पैटर्नाइज करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हिंदू आर्ट को, रिलीजन को और कल्चर को मुस्लिम एग्रेशन के खिलाफ। मुस्लिम एग्रेशन से बचाते हैं ये लोग हिंदू आर्ट, रिलीजन और कल्चर को, एज वी ऑल नो, है ना ये वाली चीज। राजपूत बहुत ही ज्यादा जाने जाते हैं, प्रसिद्ध अपने ब्रेवरी, लॉयलिटी और रॉयलिटी के लिए इंडियन हिस्ट्री के अंदर। इसी की वजह से इनको ओरिजिन जानना हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियस है यार, जिन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया हम उनके बारे में जानना नहीं चाहेंगे क्या? हमें पता नहीं होना चाहिए कि कैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हुए, कैसे कैसे आज जो हम राजपूत देख रहे हैं वो कैसे आए धीरे धीरे। तो यहाँ पे अलग अलग थ्योरीज दी गई है अलग अलग हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स के द्वारा ओरिजिन ऑफ राजपूत को लेकर, जैसे कि फॉरेन ओरिजिन थ्योरी, इंडिजिनस ओरिजिन थ्योरी, सोलार एंड लूनार ओरिजिन थ्योरी, अग्निकुल थ्योरी, और इसी के साथ साथ कुछ रिसेंट रिसर्चेस बीडी चट्टोपाध्याय की, जिसे वो राजपूताइजेशन की तरह बताते हैं कि राजपूताइजेशन की प्रोसेस है, एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है, उसके अंदर बात करते हैं वो। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले लेट अस बिगिन विद फॉरेन ओरिजिन थ्योरी। तो फॉरेन ओरिजिन थ्योरी प्रमोट की जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इनमें से एक ऐसे ही ब्रिटिशर है हमारे, कर्नल जेम्स टॉड,
तो कर्नल जेम्स टॉड अपने टाइम पे काम करते थे राजस्थान की तरफ, और उनका एक वर्क था एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या फिर राजस्थाना। उसके अंदर वो बताते हैं कि राजपूत है ना, वो डिसेंडेंट्स है फॉरेनर्स के, जो कि इन्वेड करते हैं इंडिया को, जैसे कि शाका, हुन्स, कुशान, इंडो ग्रीक्स, इन सब के। तो वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि भाई राजपूत इंडियन तो नहीं थे, वो लोग बाहर से आए थे, वो लोग फॉरेनर्स थे। वो बताते हैं कि ये जो फॉरेन इन्वेडर्स है ना, ये धीरे धीरे ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने आप को लोकल कल्चर के अंदर, मैरिज अलायंसेस करके, मैट्रिमोनियल रिलेशंस करके इंडियन के साथ, और फॉलो करके उनके सोशल कस्टम्स को, ताकि वो पार्ट बन सके सोसाइटी का, और फॉर्म करते एक सेपरेट वॉरियर क्लास। इवन वो ये भी कहते हैं कि जो हाई रैंकिंग फॉरनर्स थे ना, वो तो बन जाते हैं राजपूत, है ना, वो तो राजपूत बन गए। वहीं पे जो लो रैंकिंग कुछ रह गए, है ना, वो बन गए अहीर्स और जाट्स के नाम से वो लोग जाने जाते हैं। वो अपनी थ्योरी के ना वो ऐसा कुछ कहते हैं। हिस्टोरियंस अलग अलग जो बिलीव करते हैं इस थ्योरी के ना, उनमें से है डी.आर. भंडारकर जी, अलेक्जेंडर कनिंगम, ए.एल. बशम, जो कि सपोर्ट करते हैं इस थ्योरी को अलॉन्ग विद कर्नल जेम्स टॉड। तो ये है हमारी फॉरेन ओरिजिन थ्योरी। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ लोग इस थ्योरी के फेवर के न होते हैं, और कुछ लोग इस थ्योरी के अगेंस्ट में होते हैं। तो जो आर्ग्यूमेंट्स है इस थ्योरी के फेवर में, फॉरेन ओरिजिन थ्योरी के फेवर के ना, वो है हमारे सबसे पहले जेम्स टॉड जी का ही आएगा। जेम्स टॉड कहते हैं कि जो राजपूत के जो कस्टम्स है ना, वो फॉरेनर से बहुत मिलते जुलते हैं, जैसे कि अश्वमेधा प्रैक्टिस, सती प्रैक्टिस, वर्शिप करना फायर को, सन को और आर्म्स को, ये सब चीजें फॉरेनर से मिलती जुलती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि राजपूत फॉरेनर्स थे। वो आर्ग्यू करते हैं कि जो वर्ड है ना राजपूत, ये जो वर्ड है राजपूत, ये मेंशन नहीं है कहीं पे भी संस्कृत लिटरेचर के अंदर 10th सेंचुरी से पहले। तो इसका मतलब यह है कि राजपूत 10th सेंचुरी के बाद ही आया, और वो फॉरेनर्स है। इसी के साथ साथ राजपूत फॉरेनर्स है, क्योंकि वो दोनों ही है, ब्रेव और चिवलरस दोनों है वो, इसकी वजह से राजपूत फॉरेनर्स है यहाँ पे। वो इसकी बात करते हैं। अब इसके अलावा कुछ आर्ग्यूमेंट्स है वो इनके अगेंस्ट में भी है, इनकी थ्योरी के अगेंस्ट में कुछ स्कॉलर्स अपने आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे हिस्टोरियंस जैसे कि सीवी वैद्य, आरसी माजुमदार और गौरीशंकर ओझा जी, ये आर्ग्यू करते हैं इस थ्योरी के अगेंस्ट में, इस फॉरेन ओरिजिन थ्योरी को नहीं मानते ये लोग। कौन कौन? सीवी वैद्य जी, आरसी माजुमदार जी और गौरीशंकर ओझा जी। ये बताते हैं कि जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस है ना, जिसके एफर्ट्स पे लोग बोल रहे हैं कि राजपूत फॉरेनर्स है, वो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं इंडिया के अंदर। इनफैक्ट इससे पहले की फॉरेनर्स है, उससे पहले से ही चल रहे हैं ये सब कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, बिफोर किसी भी तरह के फॉरेन इन्वेजन के पहले, है ना। ये वो एम्फोसाइज करते हैं कि जो हाई आइडियल्स है राजपूत के, उनके रिलीजियस बिलीफ जो है ना, वो एंटायरली डिफरेंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है हुन्स और कुशान्स के बिलीफ से, है ना। वो उसके बारे में बात करते हैं, और इसी के साथ साथ वो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो फिजिकल फीचर्स है राजपूत के, वो अलग है फॉरेनर्स से, इसकी वजह से ही उनको हम फॉरेन ओरिजिन का नहीं कंसिडर कर सकते। और इसी के साथ साथ वो नेक्स्ट पॉइंट ये भी रखते हैं इनके सामने, फॉरेन ओरिजिन थ्योरी वाले स्कॉलर्स के सामने, कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करना कि एकदम से क्षत्रिय क्लास जो कि इतने सालों से पॉलिटिकल पावर हेल्ड कर रहा है, वो डिसअपेयर कैसे हो गया, एकदम से कहाँ गायब हो गया क्षत्रिय क्लास जो इतने सालों से इतनी ज्यादा पॉलिटिकल पावर लेके चल रहा है। तो इसकी वजह से वो लोग फॉरेन ओरिजिन थ्योरी में नहीं मानते। तो अब फॉरेन ओरिजिन थ्योरी के ना नहीं मानते लोग, तो कौन सी थ्योरीज के ना मानते हैं लोग, उसके बारे में अगर हम बात करें तो हम आगे की और थ्योरीज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हाँ, ये फोटो ध्यान से देख लीजिए, वही लोग हैं जो कि प्रोपोनेंट्स है किसके, फॉरेन ओरिजिन थ्योरी के, हमारे अलेक्जेंडर कनिंगम जी, डी.आर. भंडारकर जी, जिनका पूरा नाम है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, और ए.एल. भशम जी, है ना। ये सब प्रोपोनेंट्स हमारे फॉरेन ओरिजिन थ्योरी के। नेक्स्ट अगर हम आगे की तरफ चले तो हम बात करते हैं इंडिजिनस ओरिजिन थ्योरी के बारे में। तो ये जो इंडिजिनस ओरिजिन थ्योरी है ना, ये राजपूत को बताती है डिसेंडेंट्स किसका, ब्राह्मण और क्षत्रिय फैमिली का। वो कहते हैं कि ये तो राजपूत तो यहीं के लोग हैं, तो इंडियंस हैं, और ये ब्राह्मण और क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो भी लैंड ग्रांट्स ब्राह्मण्स को दिए गए थे कुछ तरह के राइट्स के साथ, जैसे कि विनोक की पहले तो अग्रहारा लैंड दिए जाते थे ब्राह्मण्स को, है ना, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ राइट्स भी देने लग गए ये लोग बोस्ट गुप्ता एम्पायर वाले पीरियड के बाद, जिसकी वजह से उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी में बढ़ती है उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी, जिसकी वजह से उनको एक तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय राजपूत के नाम से जाना जाने लगता है, क्योंकि अब वो ब्राह्मण भी है और इसके साथ वो कंट्रोल भी कर रहे हैं रीजन को, तो इसलिए वो क्षत्रिय भी है, तो इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय राजपूत। इवन कुछ इंडियन पुराण है जैसे भगवत पुराण, विष्णु पुराण, कौन कौन सी पुराण है हमारी, इंडियन पुराण है, भगवत पुराण है, इंडियन पुराणाज है बहुत सारी, जैसे कि भगवत पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, ये मेंशन करती है राजपूत को हाई बॉर्न क्षत्रिय की तरह। तो इवन हमारी पुराण भी मेंशन करती है राजपूत को हाई बॉर्न क्षत्रिय की तरह, इसके बारे में हमने बात की। नाउ अब आगे चलते हैं।
एक और हमारी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थ्योरी है लूनार और सोलर ओरिजिन की। तो ये थ्योरी है, ये हमारे उन्हीं लोगों के द्वारा जिन्होंने फॉरेन ओरिजिन थ्योरी को अगेंस्ट में थे, जिसके फॉरेन ओरिजिन थ्योरी के हमारे सीवी वैद्य जी और गौरी शंकर जी, एक आरसी मजूमदार जी रह रहे, बस उनके अलावा ये दोनों इन तीनों ने मिलकर की थी ना। तो इनमें से दो लूनार और सोलर ओरिजिन थ्योरी के ऊपर बिलीव करते हैं। तो ये थ्योरी राजपूत को डिसेंडेंट्स बताती है वैदिक आर्यंस का, कि वैदिक आर्यन से बहुत मिलते जुलते हैं राजपूत। वो या तो सूर्यवंशी होते हैं, सोलर ओरिजिन के होते हैं, या फिर चंद्रवंशी होते हैं लूनार ओरिजिन के। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की अगर हम बात करें तो सूर्यवंशी कहा जाता है हमारे जो राम भगवान थे वो सोलर ओरिजिन के थे, सूर्यवंशी क्लैन से बिलोंग किया करते थे। वहीं पे जो हमारे कृष्ण भगवान है वो चंद्रवंशी थे, लूनर ओरिजिन से बिलोंग किया करते थे। इसको सोमवंशी भी कहते हैं, सोम इज लाइक मून गॉड है ना, सोमवंशी। तो ये जस्टिफाई करते हैं लोग, सीवी वैद्य और गौरीशंकर ओझा जी, कि ये जो राजपूत है ना ये फिजिकली ज्यादा सिमिलर है वैदिक आर्यंस के साथ, किसी भी फॉरेनर्स से पहले। मतलब ये ज्यादा मेल जोल खाते हैं राजपूत किसके साथ, वैदिक आर्यंस के साथ, रेदर देन फॉरेनर्स, है ना। इसी के साथ साथ जो हमारे रूलर्स है, जयपुर, जैसलमेर, मेवाड़, बीकानेर, ये सब भी अपने आप को डिसेंडेंट्स बताते हैं लॉर्ड राम के सूर्यवंशी की तरह और लॉर्ड कृष्ण के चंद्रवंशी की तरह। तो इवन जो हमें इंस्क्रिप्शन भी मिली है 9th और 10th सेंचुरी की, वो इंडिकेट करती है कि ये लोग बिलोंग किया करते थे सोलर और लुनार ओरिजिन के द्वारा। तो जो वर्शिप है फायर और सन की, जैसे कि आग की पूजा करना, सूर्य देवता की पूजा करना, अलग अलग सेक्रीफाइसेस के साथ, जैसे कि अश्वमेध सेक्रीफाइसेस के साथ, ये सभी पार्ट है किसके, रिलीजियस बिलीफ्स के, क्षत्रिय के रिलीजियस बिलीफ्स के भी पार्ट है ये। और सिमिलर है जैसे कि सिमिलर टू राजपूत और फॉरनर, जैसे कि राजपूत भी बहुत ज्यादा ब्रेव है, वैसे ही और फॉरनर्स भी, वैसे ही वैदिक आर्यंस भी बहुत ज्यादा ब्रेव है और उनकी ब्रेवरी के लिए जाने जाते थे इंडिया के अंदर। तो हमने देखा अभी अभी कैसे लूनार और सोलार ओरिजिन के लोग बिलीव किया करते थे। अब इनको थोड़ा देख लेते हैं, सीवी वैद्य जी और गौरीशंकर ओझा जी को। तो ये रहे सीवी वैद्य जी, है ना, और ये रहे हमारे गौरीशंकर ओझा जी, इनकी बुक है, यहीं से इनकी फोटो मिली तो इसलिए लगा दी। हाँ, ये नेक्स्ट ये लोकेशन हमारी अभी काम आएगी पीछे की तरफ, तब हम आएंगे तब। आगे हम चलते हैं अपनी अग्निकुल थ्योरी ऑफ ओरिजिन की तरफ। तो अग्निकुल थ्योरी है जो ओरिजिन की, वो किसके ऊपर बेस्ड है, इसकी हमने स्टार्टिंग में इंट्रो के अंदर इसकी थोड़ी बात की थी कि कोर्ट पोइट है पृथ्वीराज चौहान के चंद्रवरदाई और उनका काम है पृथ्वीराज रासो। उसके अंदर वो मेंशन करते हैं कि राजपूत है ना एक फायर अल्टास से निकले, एक फायर पिट से निकले, अग्निकुंड से निकले, जो कि तब की गई थी, तब वो यज्ञ किया गया था, तब अर्थ को बहुत सारे राक्षसों ने घेर लिया था। तो ये जो सेज वशिष्ठ है, वशिष्ठ मुनि जो हमारे हैं, मुनि वशिष्ठ, वो एक ग्रैंड यज्ञ परफॉर्म करते हैं एक पावरफुल वॉरियर क्लैन बनाने के लिए, और उसे नेम करते हैं वो 4 क्लैंस के हैं, जैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी और यदुवंशी, एट माउंट आबू। तो इसलिए वो माउंट आबू वाली लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। देखते हैं इसे क्लोज अप करके, ये पूरा राजस्थान का मैप है। तो माउंट आबू इज ये वाली जगह। तो ये जो 4 वॉरियर क्लासेस है, ये एंसेस्टर्स होते हैं राजपूत क्लैंस के। ऐसा 36 राजपूत क्लैंस की लिस्ट मिली है, 36 राजपूत क्लैंस की हमें लिस्ट मिली, जिसमें से 4 बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंटली मिले हमें, कंसिस्टेंटली मिले, जिनके सबसे पहले हमारे चाहमांस हो गए, परमार्स हो गए, परमार्स, प्रतिहार्स और गुइल्स, ये सब गुइला, जो गुइला ऑफ मेद पता है, गुइला ऑफ मेवाड़ जिसको कहते हैं, वो है इनके बारे में। तो ये थी हमारी अग्निकुल थ्योरी ऑफ ओरिजिन। बट ये बहुत ज्यादा मिथिकल लगती है, लेकिन मे बी इट इज, तो इसकी वजह से हम इसको थ्योरीज के ना पढ़ते हैं, राजपूत ओरिजिन की थ्योरीज में से एक। बीडी चट्टोपाध्याय जी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस में से एक है, जिनकी रिसेंट रिसर्च है ओरिजिन ऑफ राजपूत के ऊपर, और उनका काम स्टडी करना चाहता है, एम करता है स्टडी करने के लिए राजपूताइजेशन को एक हिस्टोरिकल प्रोसेस की तरह, प्रोसेस की तरह देखना चाहता है। उनका काम एम करता है स्टडी करने के लिए और ट्रेस करने के लिए कि जो क्लैंस है अपने आप को अर्ली स्टेजेस के अंदर रिकॉग्नाइज कर रहे राजपूत को, इनको ट्रेस करने के लिए बेसिकली। तो फ्रेमवर्क है जो पूरे उनके आर्ग्यूमेंट का है बीडी चट्टोपाध्याय जी के, वो उन रिसेंट क्लेम्स के ऊपर बेस्ड है जो कि ट्रेडिशनल क्षत्रिय स्टेटस के ऊपर किया जाता है, जो कि तो फ्रेमवर्क है उनका आर्ग्यूमेंट का, वो इन्हीं क्लेम्स के ऊपर है, ट्रेडिशनल क्षत्रिय स्टेटस के ऊपर। और वो बताते हैं कि अर्ली मिडिवल टाइम पे ना, अर्ली मिडिवल इंडिया के टाइम पे बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ऐसे हैं जो क्लेम करने लग गए हैं क्षत्रिय स्टेटस को एक तरीके की तरह लेजिटिमाइज करने के लिए अपनी पावर और अथॉरिटी को, रदर देन अपनी किसी भी ओरिजिनल इंसेस्ट्री को रिवील करते हुए। तो वो बताते हैं इसके नाम बीडी चट्टोपाध्याय जी की, ये जो टर्म है ना राजपूत, ये बहुत ही ज्यादा एसिमिलेटिव है और बहुत ही ज्यादा एब्जॉर्व किया गया है इसे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स और आइडेंटिटीज के द्वारा पूरे अलग अलग टाइम के अंदर।
बीडी चट्टोपाध्याय एम्फसाइज करते हैं कि जो 8th सेंचुरी के बाद है वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के अंदर नए नए पॉलिटिकल सेटअप इमर्ज कर रहे हैं, और उनमें से एक है हमारे राजपूत। तो बताते हैं कि नए नए सोशल ग्रुप्स है वो एक्वायर कर रहे हैं पॉलिटिकल पावर, ज्यादा से ज्यादा एरिया अपने कंट्रोल में लाके। और ये जो शिफ्ट हमें देखना जाने को मिल रहा है एक ट्राइबल से एग्रीरियन सेटअप की तरह, ये हो रहा है लैंड ग्रांट पॉलिसी की वजह से। तो अगर सिंपल वे के ना बताऊं, ये जो लैंड ग्रांट पॉलिसी अभी हुई है इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से नए नए सोशल ग्रुप्स है उनके पास ज्यादा से ज्यादा एरिया आ गया है। ज्यादा से ज्यादा एरिया आ गया तो इकोनॉमिक पावर आ गई, और इस इकोनॉमिक पावर की वजह से उनके पास पॉलिटिकल पावर आ गई इवेंचुअली। तो अब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर दोनों है इन नए नए सोशल ग्रुप्स के पास, जिसकी वजह से एक शिफ्ट देखने को मिला है हमें ट्राइबल से एग्रीरियन सेटअप की तरह। अब सोसाइटी ट्राइबल नहीं रही, अब सोसाइटी एग्रीरियन सोसाइटी बनती जा रही है इसी लैंड ग्रांट पॉलिसी की वजह से। तो 8th सेंचुरी ऑनवर्ड ये वाला चेंज आया। ये जो लैंड ग्रांट पॉलिसी है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, क्योंकि इसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा एरिया नए नए सोशल ग्रुप्स के अंडर आ रहा है और उनको पॉलिटिकल कंट्रोल मिल रहा है। इसकी वजह से शिफ्ट हमें देखने को मिला है किसके अंदर, ट्राइबल से एग्रेरियन सेटअप की तरफ हमें शिफ्ट देखने को मिला है। इसके अंदर बीडी चट्टोपाध्याय जी हमारे सामने एग्जांपल प्रेजेंट करते हैं, दो एग्जांपल प्रेजेंट करते हैं। इसके सबसे पहला एग्जांपल है 8th सेंचुरी का, 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, जैसे गुहिला स्टेट है मेवाड़ का, गुहिलाज ऑफ मेवाड़, जिसको गुहिलाज ऑफ मेदपता भी कहा जाता है, मेडपता लिख दूं, ये मेवाड़ का पुराना नाम है, याद रखना थोड़ा। जो इस्टेब्लिशमेंट होती है गुहिला स्टेट ऑफ मेवाड़ की, मतलब गुहिला ऑफ मेडपता की, मेवाड़ की, वो होती है सब्जुगेट करके दबा के भिल्स को, सबर्स को और पुलिंदास को, ताकि वो एक्वायर कर सके इस मेवाड़ को, जो कि एक फॉरेस्ट रीजन था पहले। तो इसके अंदर बताया जाता है कि कैसे गुहिलाज ऑफ मेवाड़ ने एक्सपैंड किया है सब्जुगेट करके भिल्स, सवार्स और पुलिंदास को, और एक्वायर करने के लिए मेवाड़ वाले एरिया को, जो कि पहले फॉरेस्ट रीजन रहा है। वैसे ही वो बात करते हैं, ये मतलब एक एग्जांपल तो हो गया हमारे गुहिलास, है ना, गुहिलास ऑफ मेडपता मेवाड़। दूसरे हमारे चहमांस ऑफ शकंबरी, चमांस और चमांस कह लो, चौहान्स कह लो, चौहान्स ऑफ शकंबरी है। शकंबरी इज लाइक सांबर लेक के आसपास वाला एरिया, शकंबरी मंदिर है उधर एक, उधर से कहा जाता है कि ओरिजिन है चौहान्स का, चहमांस का, है ना। वहां सबसे पहले राइज किए थे, फिर उसके बाद ये चौहान्स ऑफ दिल्ली, चौहान्स ऑफ अजमेर, फिर चौहान्स ऑफ दिल्ली जाने जाते हैं। ये डोमिनेंस में आते हैं, वो भी डोमिनेंस में आते हैं इसी प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ न्यू एरियाज के थ्रू, है ना। तो ये जो कॉलोनाइजेशन है ना, ये जो कॉलोनाइजेशन हो रहा है न्यू एरियाज का, जो कि मेवाड़ और चमांस दोनों के अंदर बहुत ज्यादा एविडेंट है, एग्जांपल है उसका, इसको राजपुताइजेशन कहा जाता है बीटी चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। बीडी चट्टोपाध्याय जी इस कॉलोनाइजेशन को क्या नाम देते हैं, राजपुताइजेशन, कि राजपुताइजेशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो कि एक ट्रू एग्रेरियन एक्सपेंशन है इन द व्यू ऑफ बीडी चट्टोपाध्याय जी। तो इसके बीडी चट्टोपाध्याय जी ने क्या बात की कि जो लैंड ग्रांट पॉलिसी है ना भाई, इसकी वजह से सब हो रहा है, ज्यादा से लैंड मिल गया नए सोशल ग्रुप्स को और पॉलिटिकल पावर आ गई है, जिसकी वजह से हमें ट्राइबल से एग्रेरियन सेटअप की तरह शिफ्ट देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की गुहिलाज ऑफ मेवाड़ की और चौहान्स ऑफ शकंबरी की, और ये कॉलोनाइजेशन क्या है, राजपुताइजेशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बीडी चट्टोपाध्याय जी सिर्फ इतना नहीं कहते कि ये जो राजपुताइजेशन हुआ है, कॉलोनाइजेशन हुआ है, उसी की वजह से इमरजेंस हुआ राजपूत का, बल्कि वो कहते हैं इसके पीछे और भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, अदर फैक्टर्स भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस चीज के अंदर, वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके ना वो बात करते हैं मोबिलिटी इन क्षत्रिय स्टेटस के बारे में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना क्षत्रिय स्टेटस का, ये कोई फिक्स नहीं है। जैसे कि एक टाइम पे तो कास्ट इतनी ज्यादा फिक्स हो गई थी कि ये इसकी कास्ट है, अब ये जन्म भी कास्ट इसी कास्ट के साथ और मरण भी इसी कास्ट के साथ। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, क्षत्रिय स्टेटस के ना बहुत ज्यादा मोबिलिटी थी, कोई फिक्स नहीं था। वो कुछ एक सर्टेन पीरियड के अंदर, राजस्थान के अंदर, है ना, राजस्थान में स्पेशली कुछ सर्टेन फिक्स नहीं था। दो ग्रुप्स है, जैसे कि इसके बारे में हमें कैसे पता लगता है, क्योंकि जो दो ग्रुप्स है जिसका नाम है मेदास और हुन्स, मेदास और हुनास, हुन्स तो अलग है, हुनास, मेदास और हुनास करके दो ग्रुप्स है जिनको राजपूत स्टेटस मिलता है, इवन वो ट्राइबल बैकग्राउंड से होते हैं उसके बावजूद, ट्राइबल बैकग्राउंड के बावजूद इन्हें राजपूत स्टेटस मिला है मेदास और हुनास को। ये हमें दिखाता है, ये हमें सजेस्ट करता है कि जो राजपूत क्लैन है ना, वो उसका स्ट्रक्चर कोई डिसेंट के बेस पे नहीं है, डिसेंडेंट्स के बेस पे नहीं है, बल्कि वो डेवलप्ड होता है हिस्टोरिकल स्टेजेस के थ्रू, मतलब हिस्टोरिकली डेवलप होता है वो। जिसकी बात करें ना, बीडी चट्टोपाध्याय जी देखना चाहते हैं राजपुताइजेशन को एज अ हिस्टोरिकल प्रोसेस, है ना, रदर देन किसी भी तरह का एक स्टैग्नेंट वाले व्यू की तरफ। तो वो कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं है पॉलिटिकल पावर और सोशल स्टेटस के बीच में अचीव करने के लिए राजपूत स्टेटस। मतलब वो बताते हैं कि पहले राजपूत बनने के लिए ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास पॉलिटिकल पावर और सोशल स्टेटस होना चाहिए, बल्कि वो एक हिस्टोरिकली डेवलप्ड होता है ना। मतलब कोई भी कोरिलेशन नहीं है पॉलिटिकल पावर और सोशल स्टेटस के बीच में राजपूत बनने के लिए। इसके जो कि है ब्राह्मण क्षत्रिय स्टेटस।
तो बीडी चट्टोपाध्याय जी बताते हैं कि बहुत सारे नए नए रॉयल लाइन्स आ रहे हैं जो कि क्लेम करते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय स्टेटस को एक ट्रांजिशनल फेज की तरह, इससे पहले वो क्लेम करे प्योर क्षत्रिय ओरिजिन को, जो कि बहुत ही ज्यादा ओपन और वाइडली यूज किया जाता था उस समय पे, है ना। तो बताते हैं कि कैसे तब ब्राह्मण्स को लैंड मिला, इतने ज्यादा रॉयल लैंड ग्रांट्स हो गए, तो उसकी वजह से ब्राह्मण से अब उनके पास राइट भी आ गए इवेंचुअली, और वो कहीं ना कहीं अब ब्राह्मण क्षत्रिय स्टेटस पाना चाहते हैं, वो रूल भी करना चाहते हैं, वो कंट्रोल भी करना चाहते हैं, थोड़ा रॉयल पावर भी रखना चाहते हैं। तो इसकी वजह से एक ब्राह्मण क्षत्रिय स्टेटस को एक ट्रांजिशनल फेज की तरह लिया जाता है, इससे पहले आप पूरे क्षत्रिय बने, है ना। ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज किया जाता था। ये हमें एक तरह से दिखाता है, ये हमें सिग्निफाई करता है कि एक शिफ्ट हुआ है फ्यूडेटरी से इंडिपेंडेंट स्टेटस की तरफ, कि जो लोग पहले फ्यूडेटरी थे, किसी के अंडर में थे, अब वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं राइज ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से। जैसे कि पहले वसाल्स भी हुआ करते थे राजपूत क्लैंस के अंडर ही, कि ये हमारा वसाल है, लेकिन अब वो वसाल्स भी कहीं ना कहीं ऊपर इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ के राइज होने की वजह से। ब्राह्मण क्षत्रिय स्टेटस एक ट्रांजिशनल फेज की तरह काम कर ही रहा है उनके लिए। तो ये जो एमरजेंस हुआ है ना राजपूत स्टेट का, इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर ही, विद इन इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो इमरजेंस हुआ राजपूत स्टेट का, वो बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए कि कैसे वो उनके इंटरेस्ट के लिए बेसिस क्रिएट करेगा, कैसे क्रिएट होगा बेसिस उनके इंटरेस्ट के लिए। आगे चल के हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आगे चले अगर हम, तो अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेरिटोरियल सिस्टम, जो कि एक फीचर है राजपूत इमरजेंस के अंदर। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राजपूत के क्लैन नेटवर्क्स को कंसोलिडेट करने में, है ना, कंसोलिडेशन करने में राजपूत पावर्स का। तो जैसे कि बीडी चट्टोपाध्याय एग्जामिन करते हैं इसके अंदर कि राजपूत कंसोलिडेटेड क्लैन नेटवर्क्स को और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को, जो कि वो अपने रॉयल किंग्समैन के अंदर करते हैं, अपने घर के लोगों के अंदर करते हैं, अपनी रॉयल फैमिली मेंस के बीच में करते हैं, पर्टिकुलरली राजस्थान के अंदर। नई लैंड यूनिट्स होती है जिसके अंदर 6 विलेज होते हैं और उसके मल्टीपल्स होते हैं, लाइक जैसे कि 6 विलेज हो गए, 12 हो गए, 18 विलेज हो गए, 24 विलेज हो गए, ऐसा करके ये सब चीजें इमर्ज करती है राजस्थान के अंदर लैंड कंसोलिडेशन के पार्ट की तरह। क्या होने लगता है, न्यू लैंड यूनिट आने लगती है जो कि कंसिस्ट करती है 6 विलेजेस और उसके मल्टीपल्स को राजस्थान के अंदर। ये लैंड यूनिट्स पार्ट होती है एज यूजुअल एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स का, जैसे कि मंडल, भुक्ति और विषय, है ना। मंडल, भुक्ति, विषय विलेजेस है वो अटैच होते हैं इस लैंड यूनिट के साथ लोकल कंट्रोल के लिए, है ना। इन विलेजेस को इस लैंड यूनिट के साथ कंट्रोल रखा जाता है, अटैच किया जाता है लोकल कंट्रोल के लिए। हमें अर्लीस्ट रेफरेंस मिला 84 विलेजेस का, वो हमें 9th सेंचुरी के अंदर मिला है सौराष्ट्र रीजन से ही। तो ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं लैंड कंसोलिडेशन की जो स्ट्रेटेजीज थी ये की जाती थी, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, है ना, टेरिटोरियल सिस्टम कह लो, ये सब चीज। और स्प्रेड इन यूनिट्स का, अब ये यूनिट जितनी ज्यादा फैली होगी वो फैसिलिटेट करता था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को और पॉलिटिकल कंट्रोल को इन्हीं रूलिंग एलाइट्स के अंडर, है ना। और ज्यादा पॉलिटिकल कंट्रोल हो रहा है लोगों का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो एक तरह से फायदे काम करता था इमरजेंसी ऑफ राजपूत के लिए। अगर अब हम आगे चले तो हम देखेंगे कि कैसे फोर्ट की जो कंस्ट्रक्शन है, जिसकी बताई गई कंस्ट्रक्शन है फोर्ट्रेस की, वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे की जाती थी। इसकी वजह से भी राजपूत का इमरजेंस हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, है ना, क्योंकि अलग अलग पर्पसेस के लिए कंस्ट्रक्ट किए जाते थे फोर्ट, जैसे कि डिफेंस हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल हो गया, और रिप्रेजेंट करने के लिए रूलिंग फैमिली पावर को, है ना, फैमिली पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसी असर कंट्रोल करने के लिए रूरल एरियाज को और लैंड होल्डिंग्स को जो कि नेबरिंग एरियाज के अंदर है। तो एक तरह से फोर्ट्रेसेस बनाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है ओरिजिन ऑफ राजपूत के लिए, है ना। धीरे धीरे कैसे इनका इमरजेंस हुआ उसके लिए, है ना, कैसे ये आते गए और बढ़ते गए इनके नंबर्स, उनके पीछे ये भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है हमारा मैरिज नेटवर्क्स। तो मैरिज नेटवर्क से अलग अलग क्लैंस के बीच में वो अलग अलग टाइम पे चेंज होते रहते हैं और उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है इंस्क्रिप्शंस के अंदर उसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस की तरह। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता था कि किसी कोई अगर प्रिंसेस की अपनी शादी करवाता था किसी प्रिंस के साथ, तो उन्हें वो बहुत अपने गाँव ऐसे दे देता था, लाइक क्या कहूँ, दहेज कह लेते, गिफ्ट्स की तरह दे देता था, है ना। तो ये भी चलता था, तो वो भी इनको इंस्क्रिप्शंस के लिखवाया जाता था, ये सब चीजें मिले अच्छे खासे एविडेंसेस। तो वैसे ही एग्जाम्पल के इन्होंने बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की जाती थी किसके बीच में, राजपूत क्लैंस जो कि गुहिलाज ऑफ मेड पता है उनके बीच में, मेवाड़ के चालुक्याज ऑफ सोलंकीज है उनके बीच में, है ना, चालुक्याज या सोलंकीज है गुजरात के, उनके बीच में, परमार्स, राष्ट्रकूटास, चाहमान और हुनास के बीच में भी। ये जो एवोल्यूशन है ना राजपूत पॉलिसी का, ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं इंटर क्लैन रिलेशनशिप्स को। ये इसका बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल रहता है पावर के डिस्ट्रीब्यूशन में और सोशल लेजिटिमेसी के अंदर। तो ये जो इंटर क्लैन रिलेशनशिप्स है इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल लेजिटिमेसी के अंदर। अब ये जो टर्म है ना राजपुत्र, जो कि एक बेसिकली एक संस्कृत टर्म है राजपुत्र, जो कि कहा जाता है सन ऑफ,
सन ऑफ किंग, है ना, के लिए यूज किया जाता था, संस्कृत वर्ड है ये। तो ये डिनोट करता है डिसेंट ग्रुप्स को, मतलब ये डिसेंट ग्रुप्स के लिए यूज किया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी हाई पॉलिटिकल स्टेटस के लिए यूज किया जाएगा राजपुत्र, बल्कि वो इंक्लूड करता था बहुत सारे अलग अलग रेंज ऑफ रूलिंग इलाइट्स के लिए भी यूज किया जाता था ये एक टाइम पे। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान में रखनी होगी, और बीडी चट्टोपाध्याय जी ने हमारे सामने रखी है इसे। लेकिन राजपूत का प्लोराइफलेशन कैसे हुआ, कैसे ये बढ़ते गए राजपूत, वो दो तरीके में हुआ है। वो बताते हैं कि सबसे पहले तो क्या हुआ है, इमरजेंस हुआ है माइनर क्लैंस का, छोटे छोटे नए नए क्लैंस आते गए हैं। वहीं पे वो बताते हैं कि सब डिवीजन हुआ है मेजर क्लैंस का भी, ये भी एक चीज है। तो बताते हैं कि नए क्लैंस को अब राजपूत नेटवर्क्स के ना लिया जाता है, फ्यू मैरिजेस रिकॉर्ड्स की वजह से, जो कि अवेलेबल है हमें, उससे हमें पता लगता है कि नए क्लैंस के साथ राजपूत नेटवर्क्स के लाया जाता है उन्हें मैरिजेस के थ्रू। बीडी चट्टोपाध्याय आर्ग्यू करते हैं कि जो लोकलिज्म है ना, उसने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इमरजेंस में राजपूत क्लैंस के और उनके सब डिविजन्स के इमरजेंस में। वो बताते हैं कि जो लोकलिज्म है ना, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर लोकल एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि इंडिजिनस ट्राइब्स, है ना, या फिर और छोटे छोटे ग्रुप्स है ना, वो ऑब्जर्व हो जाते हैं लार्जर राजपूत आइडेंटिटीज के अंदर, मतलब वो राजपूत आइडेंटिटी का पार्ट बनना चाहते हैं और उसी के अंदर ऑब्जर्व हो जाते हैं। इसको लोकलिज्म कहा जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, एक्सपेंशन होता है सोशल बेस का, नए ग्रुप्स आने लगते हैं और कॉन्सोलिडेट होती है पावर और इन्फ्लुएंस राजपूतों के अंदर ही। तो ये प्रोलाइफरेशन है राजपूत के, वो दो तरीकों से की जा सकती है, जैसे कि बीडी चट्टोपाध्याय ने बताई, हुई है दो तरीके से। सबसे पहले अलग अलग माइनर क्लैंस आए, दूसरी बात सब डिवीजन हो गया मेजर क्लैंस का। बताते हैं कैसे नई क्लैंस को राजपूत नेटवर्क्स में लिया जाता था, है ना, और लोकलिज्म की पॉलिसी है उसने कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सोशल बेस को बढ़ाने में और कॉन्सोलिडेट करने में पावर और इन्फ्लुएंस को इन न्यू ग्रुप्स के। इसी के साथ साथ अगर हम पूरा एक कंक्लूड करें इसे, बीडी चट्टोपाध्याय के एनालिसिस को अगर हम कंक्लूड करें, एक सेकेंड, बीडी चट्टोपाध्याय के इसको कंक्लूड करें अगर हम, तो बीडी चट्टोपाध्याय जी इसके ना बात कर रहे हैं राजपुताइजेशन की, कॉलोनाइजेशन की, जो कि बताते हैं कि शिफ्ट हुआ है ट्राइबल से एग्रीडियन सेटअप के अंदर लैंड ग्रांट पॉलिसी की वजह से। फिर वो बात करते हैं, पहले ही हो गया है ना, फिर वो बात करते हैं मोबिलिटी के बारे में, क्षत्रिय स्टेटस की, कि ऐसे कितनी मोबिलिटी है क्षत्रिय स्टेटस की, है ना। फिर वो बात करते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय स्टेटस के बारे में, एक ट्रांजिशनल फेज की तरह, कि अब नए ग्रुप्स इस स्टेटस को अपनाने लगे हैं, इससे पहले कि वो प्योर क्षत्रिय ओरिजिन क्लेम करे। फिर वो बात करते हैं कि कैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और टेरिटोरियल सिस्टम है उनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो लोग राजपूत के इमरजेंस में। और इसी के साथ साथ फिर वो बात करते हैं कि कैसे जो फोर्ट्रेसेस का कंस्ट्रक्शन है वो कैसे इंपॉर्टेंट है अपनी पावर को कंसोलिडेट करने में। फिर मैरिज नेटवर्क्स का क्या रोल रहा है राजपूत की पावर को मेंटेन करने के लिए, उसके लिए कितना ज्यादा क्रूशियल रही है ये सब चीजें। फिर बात की गई है बीडी चट्टोपाध्याय के द्वारा कि जो टर्म है राजपुत्र, ये इसके अंदर अलग अलग रूलिंग इलाइट्स आते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई हाई सोशल पॉलिटिकल स्टेटस का हो उसी को बोला जाएगा। फिर उसके बाद प्रोलाइफरेशन की बात की गई है बीडी चट्टोपाध्याय के द्वारा कि कैसे प्रोलाइफरेशन हुई है राजपूत की, जिसके वो बताते हैं कि माइनर क्लैंस है वो उनका इमरजेंस हुआ है, फिर वो बताते हैं कि सब डिवीजन हुआ है मेजर क्लैंस का। तो ये था पूरा एक तरह से कंक्लूजन जो बीडी चट्टोपाध्याय जी क्या कहते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे कुछ ऐसे जनरलाइज्ड थॉट्स को मारता है ना, जो बहुत अच्छी चीज है। जैसे कि हमारे कुछ जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि इसको पढ़ने से पहले मेरे भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे कि भाई राजपूत वर्ल्ड लाइक हाई कास्ट पीपल, हाई सोशल स्टेटस पीपल, हाई पॉलिटिकल स्टेटस, ये सब चीजें। बट इससे पता लगा है कि उस टाइम पे कितने ज्यादा अलग अलग तरीके के लोगों को राजपूत के ना इंक्लूड किया जाता था, और जरूरी नहीं है कि राजपूत बनने के लिए आपको कोई को रिलेशनशिप हो पॉलिटिकल पावर और सोशल स्टेटस के बीच में। इसी के साथ साथ मेरे को ये भी पता लगा कि कैसे इतनी ज्यादा मोबिलिटी थी क्षत्रिय स्टेटस के अंदर। आज हो ना हो, आज तुम अपनी कास्ट बदल सकते हो या ना बदल सकते हो, इवन आज तो मैटर भी नहीं करती, बट स्टिल उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा मोबिलिटी थी क्षत्रिय स्टेटस में। कोई भी क्लेम कर सकता था अपने क्षत्रिय स्टेटस को, लाइक बहुत इजीली, ऐसा कोई ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था कि तुम्हें ये करना ही होगा, फिर तुम बॉन्ड नहीं हो तो नहीं हो पा रहा। पहले तो बहुत अलग था। तो ये सब चीज, जैसे कि दो ग्रुप्स ने हमें देखा, मेधा और हुनाज ने कैसे अपना स्टेटस चेंज किया, इवन वो ट्राइबल बैकग्राउंड से थे उसके बाद भी वो राजपूत कहलाए जाने लगे। तो इसी के साथ साथ ये होता है, ये बीडी चट्टोपाध्याय की रिसेंट रिसर्चेज होती है खत्म। हाँ, ये है बीडी चट्टोपाध्याय जी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन, इनकी वजह से आज हमारी नॉलेज काफी ज्यादा इनरिच हुई है इस टॉपिक के ऊपर, ऑरिजिन ऑफ राजपूत के ऊपर हमें बहुत कुछ पता लगता है इनकी वजह से। कंक्लूजन की तरफ अगर हम आए, कंक्लूजन तो जैसे कि राजपूत का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल रहता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, और उनके वॉरियर ट्रेडिशंस के लिए, ब्रेवरी के लिए, कल्चरल कंट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल पावर और रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्वेडर्स के लिए वो जाने जाते हैं।
कौन नहीं जानता कि राजपूत ने बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग से ही वेस्टर्न इंडिया, जो वेस्टर्न हमारी साइड है इंडिया का, वेस्टर्न बॉर्डर्स है, वहाँ से हमें हमेशा बचाया है। इवन चाहे वो बैटल ऑफ राजस्थान हो जो कि अर्ली पीरियड्स के अंदर हुआ था, टेंथ और 9th सेंचुरी के अंदर, जिसके बप्पा रावल थे, है ना, 10th और 9th सॉरी 8th सेंचुरी के अंदर, जिसके ना बप्पा रावल जी थे अगेंस्ट द अरेबियन इन्वेडर्स, है ना। उसके बाद में जैसे गजनी और ये सब भी आए, इनके साथ भी इनकी अच्छी खासी लड़ाइयाँ हुई है हमारे पृथ्वीराज चौहान जी की, और इसके साथ साथ और भी राजा थे उनके साथ। तो इसकी वजह से राजपूत बहुत ज़्यादा वेल नोन है, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए समझना राजपूत के ओरिजिन को, क्योंकि तब वो इतने वेल नोन है तो हमें उनका ओरिजिन भी तो पता होना चाहिए ना, जो कि बहुत ज़्यादा मल्टीफेसिटेड और एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ऑलवेज रिमेंबर दिस कि कोई भी चीज़ एक डायमेंशन की नहीं होती, सिंगल डायमेंशन नहीं है इन सब चीज़ों के अंदर, ये बहुत ज़्यादा मल्टीफेसिटेड चीज़ें हैं। इनके बारे में हमें जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ओपिनियंस देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग थ्योरीज है जो अलग अलग हिस्टोरियंस के द्वारा दी गई है, जैसे कि फॉरेन ओरिजिन थ्योरी कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा, एलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा और डी आर भंडारकर जी के द्वारा। वहीं पे जो इंडिजिनस ओरिजिन थ्योरी है जो कि हमारी पुराण के नाम मेंशनड है, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, इन सब के अंदर। लूनर और सोलर ओरिजिन थ्योरी जो कि हमारे सीवी वैद्य, गौरीशंकर ओझा, और इसी के साथ साथ मिथिकल अग्निकुल थ्योरी ऑफ ओरिजिन जो कि हमारी चंद्रवरदाई जी ने लिखी है, अपनी पृथ्वीराज रासो के अंदर। और हमने अभी बात की अपने रिसेंट रिसर्चेस की जो कि हमारे बी डी चट्टोपाध्याय जी ने की थी, एज अ हिस्टोरिकल प्रोसेस को, उन्होंने ओरिजिन ऑफ राजपूत को एज अ हिस्टोरिकल प्रोसेस बताया है। तो इसी के साथ साथ ये होता है खत्म। खत्म होने के बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है इसके सोर्सेस। तो मैंने ये दो सोर्सेस का यूज किया है, द मेकिंग ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया बाय बी डी चट्टोपाध्याय और इग्नू के नोट्स का मैंने यूज किया है इस पूरे वीडियो। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और आई होप तुम सबको इसमें से रिलायबल कंटेंट मिला होगा। मैंने अपने सोर्सेज भी मेंशन किए इसलिए, ताकि काफ़ी ज़्यादा रिलायबल रहे चीज़ें और बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहे। और अगर कोई भी सजेशन है, कोई फीडबैक है मेरे लिए, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना यार। और थैंक यू वेरी मच इसे देखने के लिए। कीप वॉचिंग, बी हैप्पी, थैंक यू।